Hello everyone, today's topic is Swaraj in Ideas by K.C. Bhattacharya. K.C. Bhattacharya, an eminent Indian philosopher, is renowned for his profound contribution to Indian philosophy and the philosophy of mind. ये उन्होंने फिलोसफी ऑफ माइंड और फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड ही वाज बोर्न इन 1875. केसी भट्टाचार्य डेवलप डीपली इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इन आइडियाज. कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज आपको महात्मा गांधी जी की फिलोसफी में भी मिलता है, लेकिन जो भट्टाचार्य जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो था स्वराज इन आइडियाज, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. And it advocating for the intellectual self determination and cultural independence. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब विचारों में स्वराज का क्या मतलब है. Then Bhattacharya's work emphasized the importance of developing indigenous thought patterns and resisting cultural domination by foreign influence. तो जिसे हम स्वदेशी बोलते हैं, तो इनका जो एम था वो स्वदेशी विचारों को विकसित करना और भारत में जो विदेशी प्रभाव था या उसका दबाव था उसका विरोध करना, ये इनका मोटिव था. और इनकी फिलॉसफी में ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है. His philosophical writing continue to inspire and challenge scholars, making him a significant figure in the landscape of modern Indian philosophy or contemporary Indian philosophy. Bhattacharya defines Swaraj as self rule, not just in political sense, but more importantly in the realm of idea and thought. This is important कि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट भट्टाचार्य जी ने दिया वो पॉलिटिकल सेंस में नहीं दिया जैसे कि महात्मा गांधी जी का है. इनका जो था वो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था. He argued that political independence is incomplete without intellectual freedom. So for Bhattacharya, Swaraj in ideas means freeing the Indian mind from the domination of Western thought and regaining the ability to think and create independently. तो इनका जो लक्ष्य था वो ये कि जो भारत के लोगों का जो मस्तिष्क है, जो विचार व्यवस्था है, वो क्या हो चुकी है, वो बंध चुकी है विदेशी प्रभावों से. तो हमें उनको फ्री कराना है और ताकि वो स्वतंत्र रूप से सोचें, वो सेल्फ रूल करें अपने विचारों पे, कोई दूसरा ना उनके विचारों को कंट्रोल करे या प्रभावित करे. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. So today we talk about स्वराज और सेल्फ डिटर्मिनेशन इन पॉलिटिक्स. जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम स्वराज वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारा महात्मा गांधी जी का आता है, या हम इसको पॉलिटिकल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं. द कंट्रोल ऑफ पीपल ओवर अदर इन मोस्ट ऑब्वियस इन द पॉलिटिकल एरा. However, there is a subtle form of control where one culture dominates another in ideas. लेकिन दबाव या प्रेशर का सिर्फ यही मतलब नहीं कि राजनीतिक ढंग से पढ़े. एक मतलब ये भी है कि जब हमारे लाइफ स्टाइल में या हमारे थॉट सिस्टम में दूसरे कल्चर का प्रभाव पड़ने लगता है तो क्या होता है, दिस काइंड ऑफ कंट्रोल या दूसरे कल्चर का नियंत्रण हो जाता है. सो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इज इवन मोर सीरियस बिकॉज इट इज़ यूजुअली नॉट नोटिस्ड. हम कभी, आप देखिए, हम अपनी लाइफ स्टाइल में कितनी चीज़ें वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से लेके आए हैं या वेस्टर्न कल्चर से लेके आए हैं और हमें पता भी नहीं कि वो हमें किस तरह से कंट्रोल करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं, हम नोटिस नहीं करते. सो पॉलिटिकल कंट्रोल mainly affect the outer life of the people, but even though it can gradually affect their inner life, being aware of it helps helps people resist it and endure it while keeping their spirit free. True
Slavery begins when people stop noticing the harm and start seeing it as good. तो भट्टाचार्य जी कहते हैं कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग उन चीज़ों को अच्छा मानने लगते हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो लाइफ स्टाइल या वो कल्चर हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप खाने के मामले में ले लो, आप पहनने के मामले में ले लो, घूमने फिरने के मामले में ले लो या रिलेशंस के मामले में ले लो। हर चीज़ में हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Cultural freedom means respecting and valuing one's own cultural heritage. आप अपने कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करते हो, ये या फिर उसके लिए आपके लाइफ में या आपके मन में क्या थॉट हैं, क्या आप सोचते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, ये मैटर करता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द यूनिक genius of one's own culture rather than uncritically accepting foreign culture influence. तो कल्चरल फ्रीडम क्या है? जहाँ अपने कल्चर को समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और अप्रिशिएट करो। सिर्फ रिस्पेक्ट करने से नहीं, अप्रिशिएट करो और उसे फॉलो करो। ये एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें दूसरे के कल्चर को या फिर फॉरेन कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपने कल्चर को समझने की कोशिश करना है। टाइम के साथ जो हम भूलते जा रहे हैं या टाइम के साथ हमें जो लगता है ये इलॉजिकल है या ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, हम ज़्यादातर नई जनरेशन को ऐसा लगता है कि जो इंडियन कल्चर है वो बहुत कंजर्वेटिव है। So, intellectual freedom, according to Bhattacharya, is the ability to think independently and critically. So, it requires a rejection of the passive acceptance of foreign ideas. This is important. Passive acceptance. हमें पता भी नहीं है कि हम उसे कब accept कर लेते हैं foreign ideas and an active engagement with them, assessing their relevance and applicability to one's context. Intellectual freedom also means the ability to express ideas in a way that is true to one's cultural context. Further, this includes the capacity to translate foreign concepts into one's own cultural idioms and frameworks, ensuring that they are not just superficial adopted but deeply integrated. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई कल्चर फॉलो कर रहे हैं या जो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, हम उसे अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें या उसमें ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सिर्फ मतलब बिना सोचे समझे फॉलो नहीं कर रहे। हमने उसे सोचा है, समझा है, अपने कल्चर से रिलेट किया है, तो ये क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअलिटी को शो करता है। देन एसिमिलेशन वर्सेस सब्जुगेशन कि केसी भट्टाचार्य concept of assimilation and subjugation highlight the difference between beneficial cultural exchange and harmful cultural dominance. Here's a detailed explanation. Assimilation के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। Assimilation क्या होता है? सो पॉइंट वाइज इसको देखते हैं। पहले होता है हेल्दी इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन मतलब जहाँ हम दूसरे कल्चर को या समझ रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, तो हेल्दी इंटीग्रेशन। Assimilation involves the selective and conscious integration of foreign ideas and cultural element into one's own culture. ये कहने का मतलब कि हम दूसरे विदेशी संस्कृति से वो चीज़ अपना रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने उसके बारे में जांच पड़ताल की है, हमने उसके बारे में रिसर्च की है और उसके बाद हम उसे अपने कल्चर में लेकर आए हैं। इट इज़ अ प्रोसेस where foreign concepts are absorbed in a way that enrich the native culture without undermining its core value and identity. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम
दूसरे विदेशी कल्चर को अपनाते हैं तो हमारे कल्चर का वो वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। यानी इंटरग्रेट, यानी एक दूसरे में मिल तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद म्यूचुअल एनरिचमेंट। When assimilation occurs, it leads to mutual enrichment. The native culture benefits from new ideas and practice that can enhance its development while still maintaining its own distinctiveness and integrity. जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल एनरिचमेंट यानी दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है और दोनों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। Then, active engagement. Assimilation requires active engagement with foreign ideas. This means critically evaluating and adapting these ideas to fit the local context, ensuring they resonate with the indigenous worldview and contribute positively to society. तो एक्टिव एंगेजमेंट का ये है कि हम उसे क्रिटिकली इवेल्युएट करें, फिर उसे अडॉप्ट करें कि वो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल सर्कमस्टांसेस में कैसे रिएक्ट करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, और उसके बाद जो स्वदेशी पर्सपेक्टिव है ना, जो थ्योरी है स्वदेश की, और उसको पॉजिटिवली वो अपनी सोसाइटी में बेनिफिशियल हो, ये एक्टिव एंगेजमेंट। देन अब ये तो हो गया एसिमिलेशन। इसके बाद आता है सब्जुगेशन यानी अधीनता, है ना। तो इसको कहते हैं, इसका पहला पॉइंट है कल्चरल डोमिनेशन। He points out that cultural subjugation is more insidious than political subjugation because it often goes unnoticed, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हम जिस कल्चर को फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल सब्जुगेशन तो हमें पता चलती है, किसी की अधीनता हमें पता चलती है, लेकिन ये जो कल्चरल डोमिनेंस या डोमिनेशन है ये नहीं हमें पता चलता। वाइल पॉलिटिकल डोमिनेशन अफेक्ट द आउटर लाइफ, कल्चरल डोमिनेंस अफेक्ट द इनर लाइफ एंड कैन लीड टू अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी वेयर पीपल अडॉप्ट फॉरेन आइडियाज विदाउट क्वेश्चन। हम सवाल भी नहीं करते और हम उसे फॉलो करने लगते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। Subjugation result in the loss of cultural identity. The native population begins to adopt the foreign culture uncritically, losing touch with their own tradition, values, and intellectual heritage. कि हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो परंपराएं हैं, जो बौद्धिक विरासत है, हम उसे खोते जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कितना कम हो गया है वेद शास्त्र को पढ़ना या आध्यात्मिकता को फॉलो करना, है ना, बहुत कम हो गया है। देखा जाए तो जो भारतीय जीवन शैली थी उसमें उसमें सब कुछ समाया था, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्निज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको इतनी तेजी से फॉलो कर रहे हैं, बिना सोचे समझे अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है वो हार्मफुल भी हो, तब भी अप्रिशिएट करते हैं। फर्दर, passive acceptance. Unlike assimilation, subjugation involves a passive acceptance of foreign ideas. The native culture does not critically engage with these ideas but instead accept them as superior or more advanced, leading to a form of cultural and intellectual dependency. हम जैसा कि मैंने कहा, हमें पता नहीं चलता कि हमने कब उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है। देन ये हो गया एसिमिलेशन एंड सब्जुगेशन। इसके बाद आता है इन दोनों में की डिस्टिंक्शन क्या है। जैसा कि मैंने डिटेल में समझाया, तो कुछ की पॉइंट्स हम उसको देख सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस चॉइस वर्सेस इम्पोजिशन। सो एसिमिलेशन इज अ कॉन्शियस चॉइस वेयर फॉरेन आइडियाज आर adopted after careful consideration and adaptation. On the other side, subjugation is an imposition where the foreign culture dominates and suppress the native culture. तो जब हम एसिमिलेशन करते हैं वो बेनिफिशियल है क्योंकि हम उसमें कॉन्शियसली
फॉरेन आइडियाज़ को एनालाइज करते हैं, लेकिन इम्पोजिशन क्या होता है कि बिना सोचे समझे उसको इम्पोज कर लिया गया है किसी दबाव में आकर, तो उससे क्या होता है, अपने कल्चर की वो वैल्यू नहीं रह जाती। सेकेंड पॉइंट, एनरिचमेंट वर्सेस इरोजन। So assimilation leads to cultural enrichment. We already discussed, adding new dimensions to the native culture. Uh, However, subjugation leads to cultural erosion, weakening the native culture and replacing it with foreign element. बहुत सारे ट्रेडिशन मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेंगे। ऐसे कई इंडियन ट्रेडिशन, ऐसी कई रिचुअल्स हैं हमारे कि जो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे कोई ट्रेडिशन या रिचुअल होते थे। फर्दर, critical engagement versus passive adoption. So assimilation involves critical engagement, where foreign ideas are evaluated and adapted. Subjugation involves passive adoption, where foreign ideas are accepted without critical thought or adaptation. तो ये था एसिमिलेशन एंड सब्जुगेशन। ये क्यों बताया, क्योंकि भट्टाचार्य जी बताना चाह रहे हैं कैसे हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो फॉरेन कल्चर से केवल इफ़ेक्ट नहीं होते, केवल अफेक्ट नहीं होते, बल्कि हम उन्हें अंधाधुंध फॉलो करते हैं। अंधाधुंध का मतलब बिना उसके बारे में सोचे हुए, ना उनको एनालाइज करते हैं, ना उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, हम बस उन्हें फॉलो करते हैं और अपना कल्चर जो बेनिफिशियल भी है, जो हमको हमारे लिए बहुत वैल्यूबल भी है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हुए धीरे 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 हम क्या होते जा रहे हैं, हम फॉरेन आइडियाज के बंधक बनते जा रहे हैं। So according to KC Bhattacharya, the goal is to achieve a balance where beneficial foreign ideas can be assimilated in a way that enrich the native culture without leading to subjugation. So this requires a conscious effort to maintain cultural and intellectual independence, critically engaging with foreign ideas while preserving and nurturing स्वदेशी थॉट एंड आइडेंटिटी। तो इसलिए उनका जो किसी भट्टाचार्य पूरी तरीके से फॉरेन आइडियाज को निगेट नहीं कर रहे, ना क्रिटिसाइज कर रहे, वो कह रहे हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच। कि कहते हैं ना कि दूसरों से वो चीज़ ले लो जो अच्छी है, तो आप धीरे 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 आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। तो उसी तरीके से जब आप थॉट में या कल्चर में दूसरे का कल्चर से जब आप वो चीज़ उठाएंगे जो बेनिफिशियल है आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, तो धीरे धीरे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव दोनों फॉर्म में हम स्ट्रांग होंगे। देन इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट भट्टाचार्य जी की फिलॉसफी का, वो है कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन थॉट। कॉलोनियल इम्पैक्ट का मतलब है उपनिवेश प्रभाव या उपनिवेशवादी प्रभाव जो भारतीय विचारों पे पड़ा। तो सबसे पहले बताऊं कि कॉलोनियलिज्म क्या है। इट इज़ अ सिस्टम वेयर वन कंट्री इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर another region or people, exploiting resources and exerting political and economic dominance for its own benefit। यानी एक कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री या दूसरे क्षेत्र में या लोगों को इस तरह से अपनी प्रभुसत्ता जमा लेती है कि उनके रिसोर्सेज को भी यूज़ करती है या उनका शोषण करती है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर भी बना के रखती है, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। So it always has huge devastating effect on a nation, whether it is in America, Africa, or the Middle East. It is a tragedy for the country and its people. British colonialism is in India is a clear example of this। ये सब हम सब जानते हैं, आप इतिहास को पढ़ेंगे या उस पर नजर डालेंगे तो हम सबको पता है कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत पे कब्जा किया।
leaving deep scars on the nation. It's leaving deep scars on the nation. Its impact is still felt in many areas, in the institutions, the language, the more subtly in the subconscious mind. हमारी भाषा पे भी फर्क पड़ा, हमारे संस्थानों पे भी, हमारी जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, सब पर फर्क पड़ा. So a country cannot be enslaved simply by conquering it, but even people who cannot move can think. तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश को बस ऐसे ही अपना बना लिया जाता है या फिर प्रभाव उसका ख़त्म कर दिया जाता है. लोग जो भले ही एक जगह से ना हिलें, लेकिन उन वो जो सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है. सो टू ट्रूली कंट्रोल अ कंट्री, to separate people from their land and heritage, to change their idols and make them subservient to foreign rulers, you must enslave their mind. दिक्कत ये थी कि देश पे कब्जा करने से भी ज़्यादा जो हानिकारक था वो ये कि लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लिया था. वो वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है. और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था, डेंजरस था. द बेस्ट वे टू एनस्लेव अ कंट्रीज माइंड इज थ्रू इट्स एजुकेशन सिस्टम. Changing the way children think will change the way the entire country thinks. कहते हैं ना कि मतलब बच्चे ही बड़े होंगे, तो जब उनकी बेसिक जो फाउंडेशन है आपने जो वही वैल्यू और वो रिचुअल्स ही ख़त्म कर दिए, तो बच्चे को जो सिखाया जाएगा बड़े होके उसकी सोच भी वैसी ही बनती जाएगी. कहते हैं ना, एक बच्चे को अगर आप स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में रखेंगे तो हो सकता है वो आगे जाके स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में ही कुछ करे, या लोगों की मदद के लिए जैसे एनजीओ खोले या मेडिटेशन करवाए या कुछ भी ऐसा अच्छा करे. लेकिन अगर आप उसको एक बुरे माहौल में रखेंगे या एक ऐसा जहाँ जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, तो वो वही देखेगा और आगे जाके हो सकता है वो चोर या मर्डरर या फिर टेररिस्ट ऐसा कुछ बने. तो ये बहुत मैटर करता है कि किस माहौल में ह्यूमन बीइंग को बड़ा किया जा रहा है. और ये सबसे पहला कहते ना कि मन वचन कर्म, तो ये एक ऑर्डर है. सबसे पहले मन में ही थॉट क्रिएट होते हैं, उसके बाद हम उन्हें वर्बल फॉर्म में लेके आते हैं जब हम उनको बोलते हैं उन थॉट्स को, और उसके बाद आता है एक्शन. इसलिए जब शुद्धि होती है तो कहते हैं मन वचन कर्म से होनी चाहिए, कि सबसे पहले तो आप बुरा सोचें ही नहीं, आप अच्छा सोचें. So Bhattacharya explained that colonial rule has placed an intellectual burden on India. So Western education and value have provided some benefits, but have often suppressed and devalued indigenous way of thinking. ये जो स्वदेशी तरीका था हमारे सोचने का, उसको डिवैल्यू कर दिया उन्होंने. तो दिस इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म हैज़ लेड टू अ काइंड ऑफ मेंटल स्लेवरी. ये मानसिक रूप से दास बना लिया आपको. वेयर इंडियन कैन नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न आइडिया विदाउट सॉरी वेयर इंडियंस कैन अडॉप्ट वेस्टर्न आइडियाज विदाउट क्रिटिसिज्म, thereby alienating them from their own rich tradition and philosophies. Bhattacharya warns that this mental subordination can be even more harmful than political domination, as it strikes at the core of a people's self identity and creativity. So, you cannot force an idea on a nation because every nation is different. Just like no two people are the same, each nation has its own unique experience, ideas, and perspective. So, foreign ideas are not necessarily good or bad, they are just different. भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो चीज़ एक जैसी नहीं होती, इवन ट्विंस भी होंगे तो भी वो एक जैसे नहीं होते, उसी तरीके से दो देश के जो विचार हैं, आइडियोलॉजी है, वो एक जैसी नहीं हो सकती. वो अच्छी या बुरी तो नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे कि वो अलग होती है, डिफरेंट होती है. सो and these ideas should be carefully considered in relation to
लोकल इश्यूज एंड क्वेश्चन बिफोर बीइंग यूज्ड। और आप कोई भी विदेशी विचार या विदेशी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप पहले उसको एनालाइज कीजिए कि वो बेनिफिशियल है या नहीं। इवन देन दे नीड टू बी अडेप्टेड टू फिट द लोकल माइंडसेट to be useful. This requires an education system that allow for the careful examination of such ideas, judging them not by their newness or origin, but by their usefulness and practicality. Now, further, lack a true sense. इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें भट्टाचार्य जी कहते हैं educated people from the Indian education system often lack a true sense of what it means to be Indian. आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि भारतीय होने का मतलब क्या है. So their ideals and sensibilities reflect British influence more than their heritage. And they are disconnected from the problem of their land and its people. Instead of finding Indian solution, they adopt English one. They have only a superficial knowledge and respect for old institution, which they largely ignore as outdated. कि हमें पता तो है हमारा कल्चर क्या है, हमें पता है कितना वैल्यूबल था, कितना रिस्पेक्टफुली था, हम उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट हम उसे फॉलो नहीं करते. हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इंडियन सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हम उसे अपने कल्चर से रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हम आसान रास्ता चुनेंगे, बाहर का, विदेशी. वो क्योंकि हमने अपने कल्चर को क्या कर दिया है, डिवैल्यूट कर दिया है. और इतना कहते हैं ना अननोन वे में किया है, हमको अनरियलाइज्ड वे में किया है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं. कितना बड़ा खतरा इसकी वजह से हमारे देश में आ सकता है. ये भट्टाचार्य जी अपने विचारों में बताना चाहते थे. दीज इंस्टीट्यूशन देन स्टिग्नेट स्टक इन नेग्लेक्ट एज, जैसे आप देखिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, है ना, आश्रम हुआ करते थे जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, एक डिसिप्लिन लाइफ स्पेंड करते थे कुछ साल तक, और फिर उन्हें वर्ल्ड में दोबारा अपने जो कहते हैं ना एक एक दुनिया होता है, एक संसार होता है, गृहस्थी कह लीजिए, उसमें आते थे. बट अब क्या हो गया है, अब आप देखिए स्टूडेंट की लाइफ कितनी डिसिप्लिन है. आप और हम सब जानते हैं कि हम उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं जो जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ना. कोई डिसिप्लिन आप देखिए, उठने का समय, सोने का समय, या खाने का समय, या पहनावे का, अब हर चीज़ बदल गई है टाइम के साथ. चेंज इज़ नॉट बैड एक्चुअली. मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें आज भी गुरुकुल, लेकिन बैलेंस लाइफ बहुत ज़रूरी है. और एक इंटेलेक्चुअल माइंड, as we all are reasonful wisdomful human being, जो चीज़ हमें दूसरों से अलग करती है और हम उसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं. हमारे पास इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारे पास विजडम है, तो भट्टाचार्य जी का कहना ये है कि उसे यूज़ करते हुए हम बैलेंस देखें कि हम दूसरे से भी अगर कुछ अडेप्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लाइफ पर या हमारी सर्कमस्टांसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो एज अ रिजल्ट these educated individual don't contribute to cultural growth. They don't preserve Indian custom and values, share the stories and experience of the land, or the learn lesson from history. This completes the subjugation of nation. Our education has failed to help us understand ourselves, the importance of our past, and realities of our present and our future goals. Instead, it has uh, pushed our uh, true mind into the background and replaced it with a shallow and disconnected mind. Neither mind functioned properly. The real mind has not been completely suppressed and the new mind is not effective. हम कहते हैं ना, हम बीच मझधार में हैं कि हमें पूरी तरीके से हम अपने ट्रेडिशन को भी नहीं भूल पाए, हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं और हम नए वाले को भी कर रहे हैं. तो हमें किसी प्रॉब्लम को सोचे तो हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें.
This create confusion between two, leading to a chaotic mix of ideas. As a result, our thinking is mixed up and unproductive. जैसे कि मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, शायद आप रिलेट कर पाएँ। जैसे हम बच्चों की परवरिश की बात करें, तो अब जो पहले परवरिश होती थी और जो आज होती है, कहते हैं ना, देखिए, पहले बच्चों को घर में काजल बना के बादाम से या तेल से लगाया जाता था। उनके कानों में सरसों का तेल डाला जाता था, है ना, कि सब अच्छा रहे, आँखों से आँसू ना आए, है ना, और मालिश की जाती थी। अब आज के टाइम पे आप कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, काजल भी नहीं लगाना है, तेल तो बिल्कुल नहीं डालना है इन्फेक्शन। हालाँकि इसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी को अच्छा, बुरा या सही गलत नहीं कह रही। मैं बात कर रही हूँ कि डिफरेंस कहाँ आया, चेंज कहाँ हुआ, है ना? तो चीज़ों को समझो, जो चीज़ अच्छी है आप उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर पूरी तरह से कंजर्वेटिव है या हर चीज़ इलॉजिकल है। जो हमारे में अच्छे हैं आप उसको फॉलो करो, और जो दूसरों के में अच्छा है वो फॉलो करो। ये नहीं कि हमें दूसरों का ही फॉलो करना है और हमें अपने की कोई वैल्यू नहीं करना है। सो हम बीच में लटके हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल दूं कि मैं शहर और गांव की बात करूं, तो अब आज के टाइम पे लोगों को दोनों चाहिए। उन्हें शहर में रहना है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, सब कुछ ना आपके घर में जो जो भी रिक्वायर्ड है। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि गांव जैसी शुद्ध हवा भी मिले, शुद्ध पानी भी मिले, है ना, और शुद्ध खाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल सब इंजेक्टेड होते हैं आज के टाइम पे, है ना, दाल हो गई पॉलिश्ड होती हैं, फ्रूट हो गए वैक्स पॉलिश्ड हो गई। तो मतलब हम बैलेंस, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हमें उसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। सो दिस क्रिएट confusion between two, and as a result our thinking is mixed up and unproductive, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता, हम बीच में हैं, तो हमारा सोच जो है वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। नाउ लैंग्वेज पे अगर हम थोड़ा बात करें, सो इम्पोर्टेंस ऑफ आर लैंग्वेज, वी स्ट्रगल टू एक्सप्रेस कल्चरल आइडिया इन आवर ओन लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज भी हम जानते हैं, आप टाइम के साथ हमारी लैंग्वेज, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है या मदर टंग जिसको हम कहें, वो सब जब हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं वो भूल जाते हैं। आप खुद देखिए, अगर आप अपने बच्चे को या आप खुद एज ए स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाएंगे, तो 99% चांस है कि आप अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को भूल, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही, और शायद आप उसे मेंटेन करना भी नहीं चाहते। आप चाहें तो कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉरेन लैंग्वेज तो सीख जाते हैं बहुत ईज़िली, लेकिन अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, जिसमें वो बड़े हुए, जिसमें उन्होंने बोलना सीखा, आप उसी को भूल जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि बच्चे यहाँ से बहुत अच्छे से गए, जो बहुत वैल्यू को समझते थे, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते थे, और जैसे ही वो स्टडी के लिए बाहर गए, लौट के जब वो आते हैं तो वो इंडियन नहीं लगते। उनकी लैंग्वेज भी, उनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो सारा वेस्टर्न हो चुका होता है। So, all concepts and ideas, except perhaps those of science, carry the unique traits of the culture they come from. No idea from one cultural language can be perfectly translated into another cultural language. भट्टाचार्य जी कहते हैं कि हर कल्चर की अपनी वैल्यू है, अपनी लैंग्वेज है। साइंस को थोड़ा सा साइड रख के, क्योंकि साइंस यूनिवर्सल माना जाता है, तो वो कहते हैं कि किसी भी आइडिया को एक कल्चरल लैंग्वेज से दूसरे में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ओवरकमिंग दिस language barrier would be the first step towards achieving swaraj in ideas. They can be accepted but only as metaphors and symbols that we translate into our own native concept. Foreign ideas are truly understood only when we can express them in our own way. कहते हैं ना, आप देखिए, जैसे कि जैसे हम लोग शायरी बोलते हैं, अब शायरी को इंग्लिश में नहीं बोला जा सकता, वो भाव नहीं निकल कर आएंगे, है ना, ये गज़ल हो गई, अब उसे इंग्लिश में नहीं गा सकते,
या जो वेस्टर्न में जो इंग्लिश में वो गा रहे हैं वो आप हिंदी में वो इमोशन नहीं लेके आएंगे। तो ये फ़र्क होता है, और यही भट्टाचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन आइडियाज आर ट्रूली अंडरस्टूड ओनली व्हेन वी कैन एक्सप्रेस देम इन आवर ओन वे। आई अर्ज फॉर अ genuine translation of foreign ideas into our native ideas before we accept or reject them। कि हम किसी भी आइडिया को समझने से पहले या उसे रिजेक्ट करने से पहले हम पहले उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझें। तो उनका कोट है कि इन द फील्ड ऑफ आइडियाज वी हैव नॉट येट रियलाइज्ड that we can think effectively only if we use local ideas that resonate with the lives and mind of the common people। We criticize the caste system in our country, but we ignore the fact that those of us who have received western education creates a more exclusionary and intolerant caste than any traditional कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हम वैसे तो कास्ट सिस्टम को बहुत विरोध करते हैं, बहुत अपोज करते हैं उनको, लेकिन आप ये कभी नोटिस नहीं करते कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपने आप में एक बड़ा कास्ट बनता जा रहा है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। सो वी मस्ट ब्रेक दिस न्यू कास्ट बैरियर, return to the cultural level of real Indian people, and develop with them a culture that is in tune with the time and our native spirit। This will be achieving Swaraj in ideas। कहते हैं कि हम तभी अपने विचारों में हम स्वराज तब जब हम दूसरों से फेंकना हो, तभी तो रूल कर पाएंगे। हमारा माइंड क्या सोचना चाहता है, हमारा जो माइंड है वो क्या सोचकर क्या फॉलो करेगा, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। हम स्लेव नहीं हैं, हम मास्टर हैं अपने माइंड के। हमारा उस पर स्वराज्य होना चाहिए, हमें उस पर राज्य करना आना चाहिए। ये भट्टाचार्य जी बताना चाहते हैं। नाउ पाथ टू इंटेलेक्चुअल स्वराज, क्या पाथ हो सकता है, ठीक है। उसके बहुत ऐसे फिक्स या पर्टिकुलर पाथ नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हम फॉलो कर सकते हैं टू अचीव स्वराज इन आइडियाज। So Bhattacharya ji proposed several steps. One of them, the critical examination. So Indian must critically examine Western ideas and not accept them blindly. This does not mean rejecting all Western thought, but rather engaging with it from a position of strength and confidence in one's own intellectual heritage। So he stressed the need to be conscious of cultural subjugation and to actively resist it। This involves recognizing the value of one's own culture and not accepting foreign ideas uncritically, जो हम शुरू में भी पढ़ रहे थे। Then revival of indigenous thought, यानी स्वदेशी विचारों को दोबारा लाया जाए। There need to be a revival and revaluation of Indian philosophical tradition and cultural practice। Bhattacharya encourage a re-engagement with classical Indian text and philosophy to rediscover their relevance and vitality in contemporary time। For Bhattacharya, reclaiming intellectual freedom involved rediscovering and valuing one's own cultural heritage and traditional ideas while being open to new ideas that can be critically assessed and integrated। Then, third is synthesis of ideas. True intellectual freedom involves a synthesis of the best element of both Western and Indian thought। So Bhattacharya envisions a dialogue between these traditions that enrich both, leading to new innovative ideas that are authentically Indian yet universally significant। कि सिंथेसिस यानी दोनों का संश्लेषण होना चाहिए, संश्लेषण करते हुए उनको आपस में सिमुलेट करो ताकि जो अच्छा है वो सामने निकल कर आए। Then last is education reform। The education system must be reformed to foster independent thinking and creativity। Bhattacharya ji advocate for an education that encourage critical thinking, creativity, and a deep understanding of one's cultural root alongside global knowledge।
So the education system play a crucial role in this process. Bhattacharya believes that to achieve Swaraj in ideas, the education system should encourage critical thinking and evaluation of ideas based on their relevance and practical application to local problem rather than their novelty or foreign origin. So, in this way, Swaraj in Ideas by K.C. Bhattacharya is a powerful reminder that true freedom extends beyond political independence to encompasses intellectual and cultural autonomy. Bhattacharya's insightful analysis and prescriptions offer a roadmap for achieving this deeper form of self rule, emphasizing the need for critical engagement with ideas and the revival of Swadesi Vichar, the synthesis of diverse intellectual traditions and education reform. His vision continues to inspire effort towards intellectual freedom and cultural renaissance, ensuring that society remain rooted in their heritage while contributing to global knowledge. This is all about Swaraj in Ideas by K.C. Bhattacharya. Thank you so much.